गाजी की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। जब उनकी मिन्नत समाजत बहुत बढ़ गई तो मैंने उन्हें कहा, आपने एक बार फौज में भर्ती के वक्त हल्फ उठाया था, दूसरी बार भारत आने से पहले। अब मैं आपसे हल्फ तो नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ वादा लूंगा कि आप आइंदा ऐसी कोई हरगिज हरकत नहीं करेंगे। इन सब ने बारी बारी अपनी माओं को दरमियान में लाकर ऐसा वादा किया कि मैं कांप उठा। हालांकि मैंने इन्हें ऐसा करने का हरगिज नहीं कहा था। चंद लम्हे पहले वाला माहौल यकसर बदल चुका था और हम सबकी आंखें पुरनम थीं। मैंने सबको बारी बारी गले लगाया। बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने चाय बनाई। चाय पीने के थोड़ी देर बाद ही लजीज खानों की महक आई। मालिक मकान 2 बड़ी मीनों में 4 मुख्तलिफ किस्म के खाने लेकर आ गया। सीढ़ियों पर खड़ी उसकी बेटियां खानों की ट्रे पकड़ा रही थीं और वह उन्हें अंदर ला रहा था। मैं हैरान था कि आज इस अचानक मेज़बानी का कौन सा मौका है। मालिक मकान ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी की मंगनी तय हो गई है। नज़दीकी रिश्तेदारों की दावत में किराएदारों को शामिल न करना किसी तौर पर भी मुनासिब ना था। और फिर हमसाये के हुकूक के मुतालिक तो इस्लाम में इतनी हिदायत हैं कि जब एक मौका पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसाये के हुकूक के बारे में बता रहे थे तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया कि हमसाये के इतने हुकूक बयान किए गए कि मुझे ऐसा लगा जैसे विरासत में भी हमसाये का हिस्सा रखने के अहकाम इलाही नाजिल हो जाएंगे। मैंने मालिक मकान की बेटी की मंगनी पर मुबारकबाद दी, लजीज खानों का शुक्रिया अदा किया और साथियों के मशवरे से फैसला किया कि आइंदा चंद रोज़ में हम अपनी तरफ से 5 बनारसी सूट मालिक मकान की बेटी की मंगनी के तोहफे के तौर पर पेश करेंगे। यूं शाम तक हम बेतकल्लुफ़ी से बातें करते रहे। सुबह को जो तलखी थी वो अब ख़त्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक खुशगवार और एतमाद की फ़ज़ा ने ले ली थी। यशवंत ने हस्बे मामूल डाक पहुंचा दी थी। आइंदा इतवार तक मैं फारिग था। मैंने कर्नल शंकर के पास जाने का सोचा। शाम को मैं कर्नल शंकर की महफिल में बैठा था। आज उसके साथ एक और शख्स भी था। कर्नल शंकर ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया और अपने साथ बैठे हुए शख्स से मेरा तारुफ करवाया। वो आगरा छावनी में स्टेशन 6 पंजाब रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था और हेडक्वार्टर में किसी काम से आया था। कर्नल शंकर की महफिल नाव नौश पर जब उरूज पर पहुंची तो उसने नशे में झूमते हुए मुझसे पूछा, विनोद, अगर तुम अपनी बेहतरीन चाय की पेटियां किसी महफूज जगह पर किसी एतबारी शख्स के हवाले करो और वो पेटियां गुम हो जाएं और तुम्हें बाद में मालूम हो कि तुम्हारी एतबारी आदमी लापरवाह और गाफिल शख्स है, तो तुम अपनी इस नासमझी का इल्ज़ाम खुद को दोगे या उस लापरवाह और गाफिल शख्स को? मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया, यकीनन मैं खुद को मोरद इल्ज़ाम ठहराऊंगा, क्योंकि जिस शख्स के पास मैंने पेटियां रखी थीं मुझे उसके मुतालिक पहले ही छानबीन कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त, और यही बात मैं कर्नल रंजीत को आज कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन इसके दिमाग में कुछ समा ही नहीं रहा। Nothing can be put in the brain of this square-headed person. कर्नल शंकर की इस बेतकल्लुफाना बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि कर्नल रंजीत उसका पुराना और बेतकल्लुफ यार गार है। शंकर ने रंजीत पर अपनी गोलाबारी जारी रखते हुए कहा, रंजीत, तुम्हारी कम से कम सज़ा मेरे ख्याल में मुलाजमत से बर्खास्तगी होगी। फौजी होने की वजह से तुम्हें दूसरा कोई काम तो आता नहीं होगा। अगर तुम कहो तो मैं विनोद से उसके चाय के कारोबार में तुम्हें शामिल करने की सिफारिश कर दूं। कर्नल रंजीत सर झुकाए कर्नल शंकर के तमाम हमले खामोशी से सह गया। थोड़ी देर बाद कर्नल शंकर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, पाकिस्तानी मेजर एहसन और उसके साथियों के गिरफ्तार होने और उनके मरने के बाद भी उन्होंने अपनी रविश न बदली। चंद रोज पेशतर आगरे में 2 पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए थे। डिवीजन कमांडर ने इन्हें कर्नल रंजीत के हवाले कर दिया कि FIU के आदमियों के जरिए उनकी तफ्तीश करें। कर्नल रंजीत ने उसे बिला वजह की सरदर्दी समझते हुए इन्हें आगरे में DMI के हवाले कर दिया। DMI और FIU में हमेशा से एक तनाव मौजूद होता है। DMI
वालों ने यहाँ अपने हेडक्वार्टर्स और आर्मी हेडक्वार्टर्स को मुत्तला कर दिया। अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ से मैं आगरा गया। वहाँ DMI वालों का मेरे साथ रवैया हतक आमेज था, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री को जवाब दे हैं। मैं इसी रोज़ वापस चला आया। DMI के दिल्ली के अफसरान अभी आगरा जाने का सोच ही रहे थे कि पाकिस्तानी जासूसों के साथियों ने न सिर्फ इन्हें छुड़वा लिया, बल्कि पहरे पर मौजूद हमारे 6 जवानों को हलाक भी कर दिया। अब कर्नल रंजीत को यहाँ जवाबदेही के लिए बुलवाया गया है। इसका GOC भी इसके हमरा है। उसे भी कर्नल रंजीत की तरह अपनी गफलत की जवाबदेही के लिए बुलवाया गया है। रंजीत मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने जनरल के सामने किस हैसियत से उसकी सफाई दे सकता हूँ। कर्नल रंजीत थोड़ी देर बाद क्लब में अपने अलॉट शुदा कमरे में चला गया। कर्नल शंकर थोड़ी देर सर उठाए सितारों को देखता रहा और फिर मुझसे मुखातिब हुआ। विनोद, मैं तो हकीकतन पाकिस्तानी जासूसों के फरार और भारतीय जवानों की मौत से खुश हुआ हूँ। जासूस जिस नज़रिए से मुल्क के दुश्मन मुल्क में दाखिल होता है, उसे बखूबी इल्म होता है कि वो शेर के जबड़ों में अपना सर रख रहा है और उसके जिंदा वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम होती है। गिरफ्तार होने के बाद उसे और उसके साथियों को इसी जज्बे के साथ अपनी रहाई की कोशिश करनी चाहिए। गिरफ्तार जासूस को अपनी रहाई और जिंदा रहने की उम्मीद हरगिज ना छोड़नी चाहिए, उम्मीद हरगिज ना रखनी चाहिए जब तक कि वो खुद अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी रिहाई की कोशिश ना करे। तशद्दुद सहकर अपनी ज़बान खोलने और तशद्दुद की वजह से जान देने से बहुत बेहतर है कि वो गिरफ्तार करने वालों की किसी भी कमज़ोरी को देखे तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। इस तरह या तो वो बचकर भाग जाएगा या फिर गिरफ्तार करने वालों की गोलियों से हलाक हो जाएगा। गिरफ्तारी के बाद मौत तो उसके सामने ही मंडलाती रहती है, इसलिए मौत का खौफ बिल्कुल ना करें और अपने बचाव की कोशिश हरगिज तर्क ना करें। कर्नल शंकर तो शराब के नशे में इस वाक़े में भारतीय फौज की गफलत का बार बार जिक्र कर रहा था और मैं उसकी बातें इंतहाई गौर से सुन रहा था। दुश्मन मुल्क का एक कर्नल मुझे भारतीय समझते हुए ये राज की बातें बता रहा था जो मेरे सीनियर्स ने ट्रेनिंग के दौरान मुझे ज़रा नर्म अल्फाज में बताई थी। मैं तो दोनों की बातों का तज्जिया कर रहा था और तकदीर मुझ पर खंदाजन थी, क्योंकि मैं खुद भी इन हालात का शिकार होने वाला था। थोड़ी देर बाद मैंने कर्नल शंकर से इजाज़त तलब की। मैं इसके लिए कनाट सर्कस से गरम नमकीन काजू लेकर गया था। कर्नल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं वापस अपने होटल चला आया। आइंदा कल यानी हफ्ते को यशवंत की मुराद बर आनी थी। यशवंत ने मुझे इस तकरीब में शमूलियत की भरपूर दावत दी थी, लेकिन मैंने मुआजरत कर ली और उसकी वजह ये बताई कि उसने अपने चंद ऐसे दोस्तों को भी मदऊ किया था जो उसकी असल माली हालत जानते थे। अब यह लख्त इस तरह दौलत लुटाते हुए देखेंगे तो वो कुछ शक में पड़ सकते हैं। तो वहाँ मुझे यानी कि एक अजनबी को उसके हमराह बेतकल्लुफ़ी से पेश आते देखकर उनका शक दो चंद हो सकता था। यशवंत मेरी बात समझ गया। मैंने उसे जनरल की सेफ के कागजात के मुआवजे की रकम पहले ही दे दी थी, लिहाजा उसने मेरी मुआजरत कबूल कर ली। मैंने उसे कहा कि तुमने देख लिया होगा कि तुम्हारे ताउन का एवाजना तुम्हारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा और ठीक वक्त पर मिल जाता है। अब शमी की वजह से तुम्हारी माली ज़रूरियात बढ़ जाएंगी। अपनी इतनी मेहनत से हासिल करदा खुशी को आर्जी ना बना देना। शमी जैसी औरतें मर्दों को चंद माह में ही इतनी खुशियां दे सकती हैं जो दूसरी औरतें ज़िंदगी भर अपने मर्दों को ना दे सकें, क्योंकि शमी जैसी औरतों के पेश नज़र सिर्फ एक बात होती है कि किसी तरह अपने आशिक को खुश करके उसकी जेब खाली करें, और अपने इस मकसद के हुसूल के लिए वह नाज व अंदाज का हर हरबा आजमाती हैं। मैंने यशवंत को शहंशाह जहांगीर और नूर जहां का किस्सा सुनाया कि अनारकली से अपने इश्क की नाकामी के बाद शहंशाह अकबर का चहीता बेटा शहजादा सलीम एक और कनीज मेहरुनिसा यानी नूर जहां के इश्क में दीवाना हो गया, तो शहंशाह अकबर ने अपने एक सालार शेर अफगन से मेहरुनिसा की शादी करा के उसे बंगाल का सूबेदार मुकर्रर कर दिया। शहजादा सलीम जो अनारकली और नूर जहां के इश्क में मुब्तला होने से पहले
2 अदद बीवियों और गालिबन 2 बेटों का बाप था। मेहरुनिसा की शेर अफगन से शादी के वक्त तो खामोश रहा, लेकिन 7 बरस बाद शहंशाह अकबर के इंतकाल के बाद जब वो नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुआ तो सबसे पहला काम ये किया कि शेर अफगन को कत्ल करवाकर मेहरुनिसा को बमा उसकी 6 साला बच्ची के लाहौर अपने महल में ठहराया और तकरीबन हर रोज़ निकाह की पेशकश करता, जिसे मेहरुनिसा हर बार ठुकरा देती क्योंकि वो शेर अफगन के साथ नहायत खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रही थी। वो जहांगीर को शेर अफगन का असल कातिल समझती थी। जहांगीर जैसे हुसन परस्त की मतलून मिजाजी में भी अब ठहराव आ चुका था। बिल आखिर 3 साल बाद नूर जहां ने कोई चारा कार ना देखते हुए जहांगीर से निकाह करने पर आमादगी जाहिर कर दी। जहांगीर का ये इश्क था जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। उसने अपने पूरे नाम के शुरू के अल्फाज यानी नूरुद्दीन का नूर और जहांगीर का जहां अपनी चहीती बेगम मेहरुनिसा को अता करके उसे नूर जहां बनाया और दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़ाती और बादशाही नामों का अव्वलीन हिस्सा देकर अपनी ज़ात और शहनशाहियत में भी उसे खुद पर तरजीह दी। और हालत आखिरकार यहाँ तक पहुँची कि जहांगीर नामे में जहांगीर की खुद नोश्त दास्तान में जहांगीर ने तस्लीम किया कि शराब के जाम और कबाब के एवज़ उसने अपनी सल्तनत नूर जहां के सुपुर्द कर दी। सोने के सिक्के नूर जहां के नाम से ढलने लगे। शाही मेहर नूर जहां को दे दी गई और नूर जहां इस अजीम सल्तनत के स्याह सफ़ेद की मालिक बन गई। इसी नूर जहां की खुद नोश्त दास्तान में इसने एतराफ़ किया है कि जहांगीर से निकाह के बाद उसने जहांगीर को इस तरह अपनी मोहब्बत और चाहत के जाल में जकड़ लिया कि तमाम सल्तनत की मालिक बन बैठी। नूर जहां के बकौल जहांगीर जैसे आशिक मिजाज और अय्याश शहंशाह को काबू करने के लिए उसने जहांगीर के लिए ना और नहीं के अल्फाज अपनी लुगत से निकाल दिए थे। वो जहांगीर की इंतहाई फर्माबरदार बीवी थी। जहांगीर से शादी के बाद भी उसने अपने हुस्न जमाल में कमी ना आने दी। जहांगीर के पसंदीदा फूल गुलाब का अतर नूर जहां की ईजाद था। अगर जहांगीर की पहली 2 बीवियों में ये अच्छे खसाइल मौजूद होते तो वह अनारकली या नूर जहां की तरफ कभी भी राग़िब ना होता। नूर जहां और जहांगीर का किस्सा यशवंत को तो मैंने अपने असली मकासद के तहत सुनाया था, लेकिन अपने क़ारीन और ख़ुसूसन इस पाक धरती की ख़वातीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि शादी से पहले नाजुक अंदाम और शीरीं कलाम लड़कियाँ शादी के बाद इतनी जल्दी फरबा कैसे हो जाती हैं कि इनमें और अमेरिकन गाय में तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है। उनकी शीरीं कलामी की जगह उनके फटे हुए ढोल जैसी आवाज़ और शोहर की खुद खुशनुदी और दिल बस्तगी के बजाय उसे सिर्फ कुर्बानी का बकरा समझना ही बहुत गलत, नाजेबा और ख़ुद अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। सास ससुर और शोहर के भाई बहनों से खुदा वास्ते का बेर खुद उनके हक में बहुत बुरा होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता जहनी राब्ते और एक दूसरे के एहसास की वजह से जिब्राल्टर से भी ज़्यादा मजबूत और बरअक्स सूरत में कच्चे धागे से भी ज़्यादा कमज़ोर होता है। शोहर और बीवी का रिश्ता जोड़ने के लिए तो निकाह खां की ज़रूरत होती है, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए शोहर की ज़बान से कहे 3 लफ्ज़ ही काफ़ी हैं। शोहर की अज़मत को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में भी शोहर को पति परमेश्वर यानी खुदा कहा जाता है। मैं अपने वतन अजीज़ की शादीशुदा ख़वातीन को ये बताना चाहता हूँ कि शादी के बाद शोहर और उसके घर वालों से बेअल्तफ़ाक़ी और शोहर के मिजाज के ख़िलाफ़ ख़ुद को ढालने में ना सिर्फ उनका अपना नुकसान होता है बल्कि सारा घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उनके शोहर के दिल लुभाने को हर जगह शमी मौजूद है। हफ्ते के रोज़ यशवंत ने हस्बे मामूल डाक मेरे साथियों को दी, जिसे उन्होंने फौरी तौर पर कापियां करने के बाद शाम से पहले ही लौटा दिया और इस नई डाक को भी कोरियर को दिए जाने वाली डाक में शामिल कर लिया।
अगली सुबह स्पेशल कोरियर की आमद थी। मेरे साथियों ने हफ्ते की शाम ही मुझे बताया था कि दिल्ली के बैरून शहर जाने और आने वाली बस के अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर भारतीय खुफिया पुलिस और फौजी आने जाने वाले मुसाफिरों पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। होटलों, सराओं और मुसलमान आबादियों की निगरानी की जा रही है। हमारे यहाँ की पुलिस की तरह भारतीय पुलिस भी ऊंचे दर्जे के होटलों में घुसने की जुर्रत नहीं करती। मुसीबत आती है तो निचले होटलों की। मैंने अपने साथियों को चौकन्ना रहने और बिला किसी खास वजह के घर से बाहर निकलने की मुमानियत कर दी। मैं जल्द ही अपने होटल वापस चला आया और सीनियर्स के नाम अपने खतूत को आखिरी टच देने लगा। इतवार की सुबह मेरा एक साथी डाक उठाए और दो दूसरे साथी उसे और मुझे कवर देने के लिए मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के बीचों बीच बना हुआ था। रेलवे पटरियों के ऊपर शहर के दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए एक ओवरहेड ब्रिज था। मैं साथियों को स्टेशन की दूसरी जानिब मार्केट में एक होटल में छोड़कर ओवरहेड ब्रिज के ऊपर पहुंचा ही था कि सामने से मुझे कैप्टन अरशद आता दिखाई दिया। कैप्टन अरशद पाक फौज में कराटे का माहिर और तेज दौड़ने में इम्तियाजी पोजीशन रखता था। मेरी ट्रेनिंग के दौरान एक फरलांग से शुरू करके मुसलसल 11 मील तक दौड़ने की ट्रेनिंग इसी ने दी थी। उसे देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं उससे लिपट जाऊं, लेकिन हालात के तकाजे के मुताबिक हमने आंखों ही आंखों में अलेक सलेक की। उसके पास से गुजरते हुए मैंने सरगोशी की कि वो आगे चला जाए, मैं चंद लम्हों में ही उसके पीछे आ जाऊंगा। वो धीमी चाल से आगे बढ़ता गया। मैं तेजी से प्लेटफॉर्म पर आया, बुक स्टॉल से एक दो रिसाले ले लिए और वापस ब्रिज की तरफ चल पड़ा। ब्रिज की सीढ़ियां उतरते हुए मैंने कैप्टन अरशद को जा लिया। अब हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। कैप्टन अरशद ने मुझे बताया कि उसने अपने साथियों यानी गाइड्स को पुल की इसी तरफ बाजार में छोड़ा है और उन्हें 1 घंटे बाद अमृतसर जाने वाली ट्रेन पर वापस जाना है। अमृतसर के नाम पर मैं चौंक पड़ा और पूछा कि कोई नया रास्ता तलाश किया है। कैप्टन अरशद ने बताया कि अमृतसर से पाकिस्तान को जाने का एक नया रास्ता हाफिज यानी लाहौर का रिहायशी और पाक भारत सरहद का स्मगलर के कोरियर्स ने पिंडी कंजरी के रास्ते दरियाफ्त किया है। भारतीय जानिब के सिख स्मगलर उनके साथी हैं और वो बॉर्डर से लेकर अमृतसर ट्रेन की रवानगी तक पाकिस्तानी मेहमानों को अपनी हिफाजत में लेकर जाते हैं। ये उनका तकरीबन रोज़ का मामूल है और हाफिज भारतीय स्मगलर्स की लाहौर आमद और वापसी पर बॉर्डर तक उनकी हिफाजत का जिम्मा लेता है। हमारा इदारा हाफिज को सहूलतें फराहम करता है, जिसके एवज उसके आदमी हमें बॉर्डर के आर पार ले जाने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। इसी रास्ते को देखने और चेक करने के लिए वो खुद यानी कि कैप्टन अरशद आया है। उसने बताया कि मंडी सादिकगंज जहां से हम भारत में दाखिल हुए थे की निस्बत ये रास्ता आसान और कम खतरनाक है, क्योंकि बॉर्डर के दोनों तरफ 1 फरलॉन्ग के फासले पर 2 गांव हैं जिनके रिहायशी इस काम में मुलव्विस हैं और वही दिल्ली तक आते हैं और वापस भी वही लेकर जाएंगे। दौरान गुफ्तगू हम इस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचे जहां मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं अरशद को अंदर लेकर गया और साथियों के नज़दीक ही हम एक टेबल पर बैठ गए। कैप्टन अरशद का भारत यात्रा का गालिबन ये पहला मौका था। मैंने इशारे से उसे बताया कि ये मेरे साथी हैं और हम सब मुसल्लह हैं। ये सुनकर कैप्टन अरशद की परेशानी कुछ कम हुई। मैंने चाय पी। मैंने कैप्टन अरशद को डाक की अहमियत के मुतालिक मुख्तसरन बताया और कहा पाकिस्तान जाकर मंगल को वायरलेस पर अपने बखैरियत पहुंचने का पैगाम दें ताकि यहाँ हम डाक की कापियाँ तल्फ कर दें। मैंने साथियों को इशारा किया। हम टेबल से उठे। हमारे पीछे पीछे मेरे साथी भी फासला रख कर हमें कवर करते रहे। कैप्टन अरशद ने तकरीबन 100 मीटर दूर एक दूसरे रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया और बताया कि इसके साथी वहां बैठे हैं, जिनमें एक हवलदार उसे कवर देने के लिए भी है। मैंने कैप्टन अरशद को रेस्टोरेंट पे जाने को कहा और अपने साथियों को इशारा किया। जिस साथी ने डाक उठाई हुई थी वो आगे बढ़ आया और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। बाकी 2 साथी हमें कवर किए हुए थे।
इसी अंदाज में मेरा डाक वाला साथी और मैं रेस्टोरेंट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। मैंने डाक का पैकेट उससे ले लिया और अंदर जाकर कैप्टन अरशद के हवाले कर दिया। कैप्टन अरशद ने अपने साथियों में से एक की तरफ इशारा करते हुए बताया कि आइंदा वो कोरियर का काम अंजाम देगा। निशानी के तौर पर वो सब ठीक है के लिए सब्ज रुमाल और ख़तरे की सूरत में सुर्ख रुमाल गले में बांधे रहेगा, और मैं भी ऐसे खुफिया इशारों के लिए अपनी कोट की जेब में लाल या सब्ज रुमाल नुमाया तौर पर रखूँगा। आइंदा के कोरियर और मैंने अच्छे तौर पर एक दूसरे की शक्लें पहचान लीं। थोड़ी देर बाद मैं कैप्टन अरशद से रुखसत होने लगा तो उसने पाकिस्तान से आमद डाक का पैकेट अपने साथियों से लेकर दे दिया। डाक लेकर मैं बाहर आ गया और अपने नंबर 2 को देकर एक साथी के हमराह घर भेज दिया, जबकि तीसरा साथी और मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर चले गए। थोड़ी देर बाद ही कैप्टन अरशद अपने साथियों समेत आ गया। 10 मिनट तक गाड़ी भी आ गई। वो सारे 2 मुख्तलिफ डब्बों में बैठ गए। गाड़ी रवाना हुई। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को अलविदा कहा और घर वापस लौट आए। इस दफ़ा की डाक में हमें नए कोरियर के अलावा कई हिदायत सख्ती से की गई थी कि अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखें। 1 माह के अंदर हमारे 2 ग्रुप पकड़े गए थे। एक सारा ग्रुप तो शहीद हो गया था, जबकि दूसरा ग्रुप जानलेवा ट्रेनिंग के बाद अपने पहले मिशन के दौरान ही पकड़े जाने पर भारत में काम करने के लिए बेकार हो चुका था। इस नए ग्रुप के मुतालिक मैंने कर्नल शंकर के हवाले से मुफस्सल रिपोर्ट भी डाक में भेजी थी। डाक में हमारे घरेलू खतूत भी शामिल थे। हमारे लिए ये किसी नेमत से कम ना थे। इन हालात में दियारे गैर में घर वालों की खैरियत की इत्तला मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। जनरल की डाक आज ही भेजी गई थी, लिहाजा इस पर कोई तबसरा ना था। आज का मरहला भी बखैर व आफियत तय हो चुका था। मैं शाम तक साथियों के घर में ही रहा। खूब गपशप होती रही। शाम को मालिक मकान ऊपर आया और मुझे कहा वो मुझसे अलहदगी में कुछ बात करना चाहता है। ये बड़ी अजीब सी बात थी। वो मुझे अपने हमरा नीचे अपने ड्राइंग रूम में ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, चाय और स्नैक्स आ गए। मालिक मकान ने मुझे चाय बनाकर दी और स्नैक्स पेश किए। मैं और वो खामोशी से चाय पी रहे थे और मैं सोच रहा था कि मालिक मकान अलहदगी में मुझसे क्या बात करना चाहता है। जब कोई वाज़ेह बात ना हो तो इंसान की सोच लामहदूद वसअतों तक पहुंच जाती है। मैंने ये तो तय कर लिया था कि खुद इस सकूत को ना तोड़ूंगा। उधर मालिक मकान भी शायद गुफ्तगू करने के लिए मौजू अल्फाज की तलाश में था। मेरे कप की चाय ख़त्म हुई तो मालिक मकान ने मज़ीद चाय डालते हुए कहा, मैं आपसे अलहदगी में बात करने की जो ख्वाहिश जाहिर कर चुका था, यकीनन आपको और मेरे किराएदारों को खटकी होगी, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा ना था। कई माह से आपकी यहाँ आमदोरफ्त और अपने किराएदारों का मुझे ये बताकर मकान किराया पर लेना कि वो दूसरे शहरों से कारोबार के लिए दिल्ली आए हुए हैं। इनका अपने कारोबार के लिए कभी भी कारोबारी औकात में घर से बाहर ना जाना बड़ी अजीब सी बात लगती है। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ ना रहता तो मुझे सिर्फ वक्त पर किराया लेने से ही गर्ज होती, लेकिन इकट्ठे रहते हुए मुझे इन पर निगाह भी रखनी पड़ती है। मेरी जवान बच्चियाँ हैं और एक ही घर में रहते हुए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। वो ज़रा खामोश हुआ तो मैंने पूछा, क्या किराएदारों ने कोई नामुनासिब हरकत की है? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। उसकी शराफत की तो मैं कसम खा सकता हूँ। वो तो एक तरह से हमारे रखवाले बने हुए हैं। मालिक मकान ये कहकर मेरे इस वहम को दूर कर दिया। जनाब, बात दरअसल ये है कि आपके साथ उनकी गुफ्तगू के अंदाज और आपकी गैर मौजूदगी में आपको चीफ के नाम से मुखातिब करना और आपको सर कहने से हमें ये तो यकीन था कि आप लोग कारोबारी नहीं। ऊपरी मंजिल के बरामदे में बैठकर आहिस्तगी से की हुई बात भी हमें नीचे सुनाई दे जाती है। जो कुछ हमारी समझ में आया वो ये था कि उनकी बातचीत हमेशा किसी मिशन की तैयारी, तकमील या डाक के मुतालिक होती थी। मेरी छोटी बच्ची चंद रोज़ पहले गली में सामने वाले हमसायों के घर अपनी सहेली से मिलने गई हुई थी। दोनों चौबारे की खिड़की में से देख रही थीं तो हमारे किराएदारों ने सामने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन खिड़की बंद ना की। कमरे में खिड़की के सामने एक बहुत बड़ा आईना दीवार में लगा हुआ है।
इस आईने में लड़कियों ने देखा कि किराएदारों ने एक मशीन निकाली, बिजली से इसको कनेक्ट किया। एरियल की एक एक तार पहले ही से इस खिड़की में बाहर निकाल कर रखी हुई थी। उन्होंने इस मशीन से टेलीग्राम देने वाले एक आले का इस्तेमाल शुरू किया, जबकि कानों से हेडफोन लगाए वही किराएदार कुछ लिखता भी जाता था। 15 मिनट तक उन्होंने इस मशीन को इस्तेमाल किया और फिर कहीं छुपाकर दरवाज़ा खोल दिया। मालिक की ज़बानी ये सारी बातें सुनकर मेरे हवास उड़ गए। मैंने खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मेरे चेहरे के बदलते हुए रंग को मालिक मकान ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। मैंने थूक निगलते हुए कहा, आपने इस बात से क्या नतीजा अखज़ किया? मालिक मकान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से आप किसी गैर मुल्क या पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और आप सब पाकिस्तानी हैं। मैं कुछ देर खामोश रहा और हवास को मुतमज्जा करने के बाद उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर आपको यकीन है कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये सुनहरी मौका है पुलिस को इत्तला देकर हमें पकड़वाने के लिए। ना सिर्फ आप बड़े खासे इनाम के हकदार बन जाएंगे, बल्कि भारत से वफादारी का नाकाबिल तरदीद सबूत भी दे सकते हैं। मेरे ये अल्फाज डूबते हुए शख्स की आखिरी कोशिश के मुतरादिफ थे। मालिक मकान ने मेरी बात सुनते ही ला हौला वला कुव्वता पढ़ा और कहा, जनाब, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर मेरी सोच ऐसी होती तो आज आप पुलिस या फ़ौज की हिरासत में होते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और दुनिया भर के मुसलमानों और ख़ुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों को अपना किबला समझते हैं। हम दिल्ली के पंजाबी सौदागरान फैमिली से हैं। पाकिस्तान में भी हमारी वसी रिश्तेदारी है। आपने ये कैसे समझ लिया कि हम आपको पकड़वा देंगे? जनाबे वाला, मैं आपके मुतालिक ये यकीन करके कि आप वाकई पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मुफाद में काम कर रहे हैं, आपको दिल्ली में उन मुसलमानों के मुतालिक बताना और मिलाना चाहता हूँ जिनकी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियाँ भारत के ख़िलाफ़ हैं और वो कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं करते जिससे हिंदुस्तान को ज़ख्म पहुँचाई जा सके। मेरे मालिक मकान की ये बातें इतनी अचानक और गैर खिलाफ तवक्को थी कि मैं फौरी तौर पर कोई फैसला करने के काबिल ना रहा। चंद मिनट तो मैं खामोशी से उसे देखता रहा। इसी दौरान उसके मुतल्लिक सैकड़ों मनफी और मस्बत ख्यालात मेरे दिमाग में आए। वो हमारी असलियत और ट्रांसमीटर के मुतल्लिक जान चुका था। ऐसी सूरत हाल दरपेश आने पर हमें जो हिदायत दी गई थी उनके मुताबिक तो बिला ताख़ीर ख़त्म कर देना चाहिए था। इसी के साथ मुझे यशवंत का ख्याल आया, जो हिंदू होते हुए भी अपने अगराज और अपनी जान के खौफ से हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहा था। जैसा कि मैंने अभी भी मालिक मकान से कहा कि हमारे मुतल्लिक इतना जान लेने के बाद तो उसे पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए थी। इसका पहले से ही ऐसा ना करना और हमें पाकिस्तान के हमदर्दों से मुतारिफ करवाने की पेशकश करना उसकी कोई चाल मालूम नहीं होती। मैंने खामोशी के इन चंद मिनटों में बहुत कुछ सोचा और बिल आखिर इस जहनी कशमकश से निकलकर एक फ़ैसला कर लिया। मैंने मालिक मकान को मुखातिब करते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आपको फ़िलहाल अपने और अपने साथियों के मुतालिक यही बता सकता हूँ कि आपने जो कुछ सोचा है वो दुरुस्त है। हम अपनी जानें हथेली पर रख कर ये काम कर रहे हैं और अपने काम में रुकावट बनने वाली हर हस्ती को बिला ताख़ीर ख़त्म कर देने में हमें कोई आर या झिझक नहीं, लेकिन अपने वतन के हामियों के लिए हम अपनी जानें भी लड़ा देने को तैयार हैं। आपने हमारी हकीकत जानने के बावजूद जो रवैया अपनाया है उसकी वजह से आपके खुलूस पर तो कोई शक व शुबा नहीं। आपने ज़ेरे ज़मीन हमदर्दों का जिक्र किया, इम्कान है कि शायद उनमें कुछ काली भेड़ें मौजूद हों।